हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। अगर आप लोग बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं तो यह वीडियो आज आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ, ठीक है, जो कि मेरे पास ये गेस्ट पेपर है कुमार क्वेश्चन बैंक, ठीक है, तृतीय सेमेस्टर इतिहास, ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास 1757 ईस्वी से लेकर 1950 ईस्वी तक, ठीक है। तो आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि अपना एग्ज़ाम हमें कैसे करना है, एग्ज़ाम, ठीक है, वहाँ पर कैसे कॉपी भरना है, कैसे लिखना है, ठीक है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ये कुमार की क्वेश्चन बैंक है, गेस्ट पेपर है, ठीक है। तो ये बीए की है, इसमें दीर्घ होती है, और जो हमारा थर्ड सेमेस्टर में हिस्ट्री का पेपर जो थ्योरी, उसमें थ्योरी से संबंधित ये हमारा मॉडल पेपर मैंने बनाया है। मेरे पास हिंदी पेपर की तरह मॉडल पेपर तो नहीं है, लेकिन इसमें भी मैंने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इससे निकाले हैं और यहाँ पर मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो देखो, सर्वप्रथम आपको खंड आ में मिलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या आपको 1 लिखनी है, फिर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। इसमें मेरा मॉडल पेपर क्वेश्चन नहीं था, इस वजह से मैंने इसमें क्या किया है कि क्वेश्चन मैंने लिखा है। आप लोगों को हो सके तो डायरेक्ट उत्तर ही डालना है, ठीक है, ये क्वेश्चन काले पेन से नहीं लिखना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में यूरोपियनों के आगमन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। आपको बहुत ही अच्छे है, जहाँ और एक बात बता दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को अपनी हैंड राइटिंग सुधारनी है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आपकी हैंड राइटिंग बनेगी उतनी ही ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। और लिखने का तरीका आपको थोड़ा सा यहाँ गैपिंग करके लिखना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। भारत आने वाले यूरोपियन में पुर्तगालियों का स्थान सबसे पहले आता है, ठीक है, ठीक है, सबसे पहले आता है 27 मई 1498, ठीक है, 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा भारत आया, ठीक है। भारत आने पर कालीकट के राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया, ठीक है। पुर्तगालियों के बार बार विनय करने पर राजा जमोरिन ने उसे अपने राज्य में रखने तथा व्यापार करने की अनुमति दे दी। उस समय भारत का सारा व्यापार, ठीक है, अरब व्यापारियों के हाथों में था। अरब कंपनियों को वास्को डिगामा का भारत आना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने पुर्तगालियों का विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। क्या किया कि उन्होंने पुर्तगालियों का विरोध करना शुरू कर दिया, परंतु अरबों के विरोध के बावजूद पुर्तगालियों ने कालीकट, कोचीन तथा कन्नौज में अपने व्यापारिक, ठीक है, व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिए। उन्होंने कालीकट की किलेबंदी भी कर ली। उन्होंने अरबों को नीचा दिखाना शुरू किया तथा विरोधों का डटकर, ठीक है, डटकर सफलतापूर्ण सामना भी किया। उस समय कोचीन का शासक कालीकट के राजा जमोरिन का शत्रु था। तो इसके आगे हमें हमारा और क्वेश्चन आगे है, तो देखो हम लोग इसके एरो लगा देंगे आगे, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, पुर्तगालियों ने सामान्यतः दक्षिण भारत के राज्यों में तथा विशेषतः कोचीन के शासक से साठगांठ यानी कि मिल गए, ठीक है, शुरू कर दिया। जमोरिन उससे क्षुब्ध हो गया यानी कि छिप गए। उसने कोचीन में स्थित, ठीक है, पुर्तगालियों के केंद्रों पर आक्रमण कर दिया, परंतु वह पराजित हो गया। इससे पुर्तगालियों की धाक जम गई, यानी कि धाक जम गई। उन्होंने अपना वर्चस्व जमा लिया, ठीक है। इसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर दूसरा है। 4 क्वेश्चन आते हैं लघुत्तरीय में, जिसमें से हमारे दूसरा क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग, बक्सर के युद्ध के कारणों को संक्षेप में उल्लेख कीजिए, ठीक है। बक्सर का युद्ध, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बक्सर के युद्ध के कारणों को संक्षेप में उल्लेख कीजिए। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में आता है, ठीक है। देखेंगे हम, इसमें लिखा है, बक्सर का युद्ध अंग्रेजों के लिए बंगाल विजय की दूसरी सीढ़ी थी, ठीक है। युद्ध मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी की अर्थात यथार्थ सेना के बीच बक्सर मैदान में हुआ था, ठीक है। फिर भी विजय क्या हुई कि अंग्रेजी को ही मिली। बक्सर के युद्ध के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे, ठीक है। नवाब मीर कासिम और कंपनी के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण यह था कि दोनों में से कौन सर्वोच्च और वास्तविक सत्ताधारी है। अंग्रेज की यह इच्छा भी थी कि नवाब उनकी इच्छानुसार शासन करे, ठीक है। दूसरा है हमारा, मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय की हत्या की। अभी देखो इसके हमारे आगे क्वेश्चन है, इस वजह से ये एरो लगाना आप नहीं भूलेंगे।
ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन आगे बचता है तो एरो जरूर से जरूर लगाएं, जिसमें एग्जामिनर समझ जाता है कि अभी इसका क्वेश्चन आगे यानी कि अगले पेज में है। ठीक है, देखेंगे। तुरंत बाद उसके पुत्र ने स्वयं को सम्राट घोषित किया और शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण की। तीसरा है हमारा, नवाब के नायब दीवान रामनारायण ने अंग्रेजी की शरण ले ली। ठीक है, अंग्रेजों की शरण ले ली। मीर कासिम ने अंग्रेजों से आग्रह किया कि वे रामनारायण को उसे सौंप दें, किंतु अंग्रेज इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। बाद में उन्होंने रामनारायण को नवाब को सौंप दिया। चौथा है हमारे इसमें, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य युद्ध का प्रमुख कारण व्यापार था। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बिना कर यानी कि टैक्स दिए व्यापार करती थी। नवाब को यह सहन नहीं था। कालांतर में कंपनी के कर्मचारी अपने अधिकारों को भारतीय व्यापारियों बेच देते थे। इससे नवाब की आय कम होती थी। इस दृष्टि से नवाब ने कंपनी के साथ समझौता का प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। ठीक है, फलस्वरूप नवाब के व्यापार यानी कि कर टैक्स को पूरी तरह समाप्त कर दिया। आप लोग देख सकते हैं कि अब देखो इसमें आगे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मतलब जो दूसरा क्वेश्चन था, अब ये आगे क्वेश्चन बचा नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एरो ऐसे करके नहीं लगाना है आपको। ठीक है, जब समाप्त हो जाए आपको क्वेश्चन तो एरो नहीं लगाना है। प्रश्नोत्तर संख्या तीसरी देखेंगे हम। तीसरे में क्या है, डलहौजी के कार्यों की समीक्षा पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, डलहौजी के कार्यों की समीक्षा पर टिप्पणी लिखिए। डलहौजी के कार्यों की समीक्षा। लॉर्ड डलहौजी की गणना भारत में एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल के रूप में की जाती है। ठीक है, क्योंकि उसने अपनी राजनीतिक, कूटनीतिक एवं सैनिक प्रतिभा का सहारा लेकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकतम विस्तार किया। उसकी इस विस्तारवादी नीति की आलोचना अनेक विद्वानों द्वारा की गई। ठीक है, डलहौजी द्वारा अपनाई गई देशी राज्य हड़पने की नीति हमेशा से अनुचित व अन्यायपूर्ण थी। लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने साम्राज्यवादी विस्तार के अतिरिक्त लिखा है, प्रशासनिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने में का पूरा प्रयास किया। ठीक है, वुड का पत्र यानी कि वुड्स डिस्पैच की प्रस्तावना के आधार पर शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार किए गए। भारत में रेलवे और तार का प्रारंभ करने तथा डाक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने एवं सार्वजनिक निर्माण यानी कि जनहित संबंधी, जो भी जनहित संबंधी थे उन्होंने कार्य किए। ठीक है, अब ये हमारा आगे क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे। कार्य करने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। उसके सुधारों से केवल साम्राज्य के हितों को ही सुरक्षा नहीं हुई, बल्कि इन सुधारों का लाभ भारतीयों ने भी उठाए, मतलब भारतीयों को भी इसका लाभ मिला है। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर संख्या 4। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 4 है हमारी। प्रश्न, रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, उत्तर है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था भू राजस्व प्रणाली। रैयतवाड़ी भू राजस्व प्रणाली सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड तथा थॉमस मुनरो द्वारा मद्रास के बड़ा महाल जिले में लागू की गई। ठीक है, वास्तव में इस प्रणाली का प्रवर्तक मुनरो ही था। ठीक है, उन्होंने अपनी कार्यावली में 1824 ईस्वी में इस प्रणाली का आधार प्रस्तुत किया। उनके अनुसार रैयत यानी कि कृषक ही अपनी भूमि का वास्तविक स्वामी है, न कि सरकार के मध्यम लोग। रैयत से प्राप्त भू राजस्व भी स्थायी रूप से निर्धारित होना चाहिए, जिससे भू राजस्व की अनिश्चितता खत्म होकर रैयत को अपनी भूमि पर परिश्रम कर उससे लाभ लेने की। देखो आगे क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे। एरो आपको नहीं बोला। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी भू राजस्व प्रणाली के अंतर्गत भू राजस्व को निर्धारित करके सीधे रैयत से 30 वर्ष की दीर्घ अवधि के लिए
अनुबंध किया। 1792 ईस्वी में सर्वप्रथम भू राजस्व कृषि उपज का 1/2 निर्धारित गया था, 1/2 भाग निर्धारित किया गया था, ठीक है, जो बहुत अधिक था। इसलिए मुनरो ने 1807 ईस्वी में भू राजस्व को हटाकर 1/3 भाग में निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा, जो कंपनी संचालकों द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। 1820 ईस्वी से 1827 ईस्वी के दौरान जब मुनरो मद्रास प्रांत का गवर्नर रहा, उस दौरान यह प्रणाली मद्रास प्रांत में सर्वत्र लागू कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा खंड ब में आता है वो दीर्घवृत्तीय प्रश्न, ठीक है। तो अब हम लोग दीर्घवृत्तीय देखेंगे। दीर्घवृत्तीय में आपको प्रश्न उत्तर संख्या, इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन, जो कि मैं आपको बता दूं इसको लिखने होते हैं ठीक है 350 शब्द से लेकर 400 शब्द तक, ठीक है। आपको इसको लिखना है 350 शब्द से लेकर 400 शब्द तक। और ये जो लघुत्तीय प्रश्न है, ठीक है, कौन से लघुत्तीय प्रश्न है जो इनको आपको लिखना है 150 से 200 शब्द तक, ठीक है। यानी कि 150 से 200 शब्द तक आप लोग लिख सकते हैं, यानी कि 1 से 1.5 पेज या उससे थोड़ा सा ज़्यादा। और ये आप लिख सकते हैं 3 से 3.5 4 पेज तक, ठीक है, इससे बड़ा आपको नहीं लिखना है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 देखेंगे हम लोग। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व का सविस्तार उल्लेख कीजिए, ठीक है। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के प्रभुत्व का सविस्तार उल्लेख कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा में आ सकता है प्लासी युद्ध के प्रमुख कारण बताइए, ठीक है, प्लासी युद्ध के प्रमुख कारण बताइए। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग कहते हैं वीआईपी क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारे वीआईपी क्वेश्चन है, तो आप लोग अगर इनको करते हैं तो बहुत ही अच्छे आपके नंबर आ सकते हैं। देखिए हम लोग, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व ने देश के राजनीतिक प्रशासनिक ढांचे को उस समय परिवर्तित कर दिया जब 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार के दीवानी अधिकारों का हस्तांतरण किया, ठीक है। पूर्व स्थिति के विपरीत अब ब्रिटिश विस्तार तटीय क्षेत्रों से शुरू हुआ और इस प्रकार भारतीय इतिहास में तटवर्ती क्षेत्रों को अभूतपूर्व महत्व दिया जाने लगा, ठीक है। इसी कारण प्रारंभ में ब्रिटिश सत्ता बम्बई, मद्रास और कलकत्ता जैसे बंदरगाह के रूप में उभरा और जहां से राजनीतिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय गतिविधियां शुरू हुई, ठीक है। बंगाल में 1765 ईस्वी तक ब्रिटिश शक्ति का विस्तार हुआ, ठीक है। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना बंगाल में 1757 ईस्वी के प्लासी युद्ध के बाद हुई। इस समय बंगाल की राजनीतिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय थी। 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां मुगल साम्राज्य की अव्यवस्था एवं कमजोरी का लाभ उठाकर स्वयं को स्वतंत्र नवाब घोषित कर लिया। उसने मराठों से संधि कर बंगाल में अपनी प्रशासनिक व्यवस्था में, ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन है, एरो लगा देना है आपको। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मजबूत करने का प्रयास किया, परंतु इसके बाद भी प्रशासनिक व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था और अधिक खराब हो गई, ठीक है। अंग्रेजों ने इस समय का राजनीतिक लाभ उठाया। ऐसे स्थिति में प्लासी का युद्ध हुआ, जैसे अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का उपयोग, ठीक है, जैसे अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक, प्लासी का युद्ध भी इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। तो जब मुगल सम्राट फर्रुख शेर, ठीक है, सन 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 वार्षिक, ठीक है, 3000 वार्षिक के बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार दे दिया, तब अंग्रेजों ने इस व्यापारिक सुविधा का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। अंग्रेज अपने दस्तक अर्थात अनुमति पत्र को भारतीयों को बेचकर स्वयं धन कमाने लगे और इससे नवाब के राजकोष को क्षति पहुंचने लगी। इसके अतिरिक्त कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार
में भी दस्तकों का उपयोग करने लगे। इस प्रकार अंग्रेज कर्मचारी अपने व्यापार के सामान को कंपनी का सामान ठीक है, आगे क्वेश्चन है देखेंगे। बताकर चुंगी अक्टोरी बचाने लगे। चुंगी को इंग्लिश में अक्टोरी कहते हैं। इस प्रकार के कार्य से बंगाल सरकार को अत्यधिक हानि हुई। इस कारण भी दोनों पक्षों में मधुर संबंध नहीं रहे। ठीक है, दूसरा है हमारा कालकोठरी की घटना। 20 जून 1756 ईस्वी को बंगाल में एक ऐसी घटना घटी जिससे बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच के संबंध और नकारात्मक हो गए। माना जाता है कि फोर्ट विलियम पर अधिकार करने के बाद नवाब ने 146 अंग्रेज कैदियों जिनमें स्त्रियां बच्चे भी शामिल थे, एक छोटे और अंधेरे कमरे में जो 18 फीट 10 इंच चौड़ा था 14 फीट 10 इंच चौड़ा था में बंद कर दिया। जून की असहनीय गर्मी में 123 कैदियों की दम घुटने से मौत हो गई, जिनमें मात्र 23 कैदी ही जीवित बचे। बेचने वालों में भूतपूर्व सर्जन हालवेल भी था, जिसने इस घटना को प्रचारित किया। इस घटना की सत्यता काफी विवादास्पद है। ठीक है, विवादास्पद है। डॉक्टर सरकार और दत्त के अनुसार इस घटना का उल्लेख समकालीन डच अंग्रेज एवं फ्रांसीसी दस्तावेजों में मिलता है, यद्यपि इनके विवरण एक दूसरे से भिन्न हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन हमारा आगे नहीं है तो एरो नहीं लगाया हमने। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरी देखेंगे हम लोग। प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे में है, उत्तर दूसरा है हमारा टीपू सुल्तान के कार्यों एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, टीपू सुल्तान के कार्यों एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। आपको ध्यान देना है कि ये प्रश्नोत्तर संख्या और हैंड राइटिंग में आपको गैफिंग करके लिखना है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है हमारी कॉपी भरती है और अच्छी भी लगती है और हमारी हैंड राइटिंग और भी सुंदर दिखने लगती है। ठीक है, तो टीपू सुल्तान के कार्यों तथा उपलब्धियां। ठीक है, टीपू सुल्तान के कार्य तथा उपलब्धियां। टीपू सुल्तान भारतीय इतिहास का एक महान व्यक्ति था। ठीक है, वह अंग्रेजों को कट्टर शत्रु था। अंग्रेज हमेशा उससे भयभीत रहते थे। वे उसको सदा भय, शंका तथा घृणा की दृष्टि से देखते थे। वह वीर और उत्साही सैनिक था। वह भयंकर परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता था। ठीक है, धर्म का अनुयायी, यद्यपि वह स्वयं इस्लाम धर्म का अनुयायी था, किंतु हिंदुओं के साथ उसका व्यवहार सदा प्रशंसनीय था। उन्होंने बहुत से मंदिरों का जीर्णोद्धार करने के लिए धन दिया एवं हिंदुओं को उचित पद पर आसीन किया। वह अंग्रेजों की कूटनीति से भली भांति अवगत था, यह जानता था, परिचित था, और उसने सदा अपने राज्य की रक्षा करने का प्रयत्न किया तथा उनको भारत से निकालने के लिए वह जीवन भर प्रयत्नशील रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उसने अपने उद्देश्य की पूर्ति के अभिप्राय से विदेश शक्तियों से सहायता प्राप्त करने की चेष्टा की। ठीक है, यदि उसे समय पर फ्रांस आदि से सहायता प्राप्त हो जाती है, तो वह अवश्य ही अपने उद्देश्य में सफल हो जाता है। ठीक है, अपने देश की रक्षा करने में उसने अपना जीवन तक बलिदान कर दिया। टीपू में कुछ दोष भी थे जिनके कारण वह सफल नहीं हो सका। वह अपने पिता के समान दूरदर्शी नहीं था। ठीक है, वह अपने पिता के समान दूरदर्शी नहीं था और ना ही उसमें उनके समान व्यवहारिकता का गुण था। वह बड़ा ही स्पष्ट वक्ता था। ठीक है, वह अपनी योजनाओं को गुप्त नहीं रख सका। ठीक है, उसने एक ऐसा शक्ति का सहारा लिया जिसका प्रभाव भारत से लुप्त प्राय हो चुका था। ठीक है, यदि वह मराठों तथा निजाम का अपनी ओर मिलाकर सम्मिलित रूप से अंग्रेजों की स्थिति तोड़ने के लिए प्रयत्नशील होता तो संभवतः उसको सफलता प्राप्त हो जाती, परंतु
उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, नेपोलियन की मिस्र पराजय ने उसकी समस्त योजनाओं पर पानी फेर दिया। देखो इसके आगे क्वेश्चन है हमारा, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो तो पूरी कॉपी भर गई है, इतना बची है। तो वास्तव में उस समय अंग्रेजों का भाग्य ऊंचा होने लग गया था। ठीक है, वास्तव में उस समय अंग्रेजों का भाग्य ऊंचा होने लग गया था और भारत का भाग्य खराब हो गया था। ठीक है, अन्यथा थोड़ी सी भी राष्ट्रीयता की भावना का उदय हो जाता तो भारत का इतिहास ही पूर्णतया बदल जाता। ठीक है, फिर टीपू सुल्तान के गणना भारत की स्वतंत्रता के पुजारी के रूप में करनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता तो टीपू सुल्तान की जो गणना होती वह भारत की स्वतंत्रता के पुजारी के रूप में की जाती। तो आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग बीए थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है, सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में हैं, मैंने ये भी किस पेपर है, बीए तृतीय सेमेस्टर इतिहास, ठीक है, बीए का है, 2024-25 नया है। मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट कर इसमें मैंने हल किए हैं। ठीक है, तो आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।